वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय क्लासेस। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नई बुक का, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बेटा अगर चैप्टर का नाम ध्यान से समझ लिया तो आपको बहुत इजी हो जाएगा चैप्टर में टॉपिक्स को याद करना। चैप्टर का नाम ध्यान से समझते हैं, क्या है? इंडियन इकोनॉमी कैसी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 47, 49, 51। भाई 47 में शुरू हुआ था, 49 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, 51 में हमारा पहला 5 ईयर प्लान बना था। इस टाइम पे हमारा देश कैसा था, हमारी इकोनॉमी कैसी थी उस टाइम पे? अगर मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, एग्रीकल्चर सेक्टर है पहला टॉपिक। क्या है टॉपिक? कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले बेटा मुझे एक चीज बताएंगे। आप लोगों ने शायद अभी तक एक चैप्टर पढ़ लिया होगा इंग्लिश का जिसका नाम है इंडिगो। इंडिगो में महात्मा गांधी ने चंपारण मूवमेंट स्टार्ट करके कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं, उसमें इंग्लिश में उस चैप्टर को पढ़ेंगे आप तो ये यहां से लिंक हो जाएगा। क्या हुआ था, जो इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट थे, फार्मर्स थे, वो अपनी क्रॉपिंग करते थे। क्रॉप मतलब क्रॉपिंग मींस फार्मिंग कर रहे थे, क्रॉप्स ग्रो करते थे, बेचते थे, अपने सर्वाइवल के लिए यूज करते थे, खाना चाहिए सर्वाइवल के लिए। बट उस टाइम किसका रूल था इंडिया पे? ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इंडियन फार्मर्स को फोर्सफुली ये कहा कि आपको आज के बाद सिर्फ एक ही क्रॉप उगानी है, दैट इज इंडिगो। क्या उगानी है? इंडिगो। क्यों उगानी है इंडिगो? क्योंकि उस इंडिगो से ब्रिटेन में इंडस्ट्री में ब्लीचिंग और डाइंग का काम होता था। कपड़े की ब्लीचिंग होती थी और डाइंग होती थी, तो फार्मर्स को फोर्सफुली उन्होंने इंडिगो ग्रो करने के लिए कहा। अब फार्मर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो ब्रिटिशर्स की बात मानते हुए फार्मर्स ने क्या उगाना शुरू किया? इंडिगो। अब इंडिगो उगना शुरू हुआ और वो सारा का सारा कहां यूज होने लगा? यहां से एक्सपोर्ट होता ब्रिटेन में उससे फाइनल प्रोडक्ट बनता, यानी कि इंडिया एक सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बन गया। सिर्फ हमारे यहाँ कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होती थी, सिर्फ हम रॉ मटेरियल देते थे। प्रोडक्शन वहां हो रही है, वहां से बनके तैयार होके यहाँ आ रहा है, फिर हम खरीद भी हम ही रहे हैं। यानी कि हम उनके लिए क्या बन गए? सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर, यानी कि मटेरियल भी हमारा, कंज्यूमर भी हम ही। तो उन्होंने इतनी बुरी हालत कर दी थी देश की। और उसके बाद भी इंडिगो उगवा लिया हमारे फार्मर्स से। बाद में कहते कि हमने तो वहां पे सिंथेटिक इंडिगो बना लिया, अपना इंडिगो अपने पास रखो, हम नहीं खरीदेंगे। तो इस चैप्टर पे इंग्लिश में जो चैप्टर है उसमें यही हुआ था कि उन्होंने इंडिगो उगाने के बाद जब बेचा तो फार्मर्स ने ब्रिटिशर्स ने उस इंडिगो को लेने को मना कर दिया और उसके बाद उनसे कहते लाओ भाई रेंट भी दो। उन्होंने कहा रेंट कहां से दे, इंडिगो ले लो। आपने कहा था कह रहे इंडिगो नहीं चाहिए, हमें रेंट चाहिए। ऐसी प्रॉब्लम हुई तो उसमें एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करके हैं जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं, पीएम भी रहे हैं। तो आप उन्हें क्या, उन्होंने किसको अप्रोच किया था? महात्मा गांधी जी को। उन्होंने फिर इसके लिए पूरे चैप्टर में वो एक जगह से दूसरी जगह गए, क्योंकि महात्मा गांधी एलएलबी लॉयर भी थे उस टाइम पे। तो उन्होंने सारा केस लड़ा कोर्ट में और फिर उसमें चैप्टर में वो सारी कहानी चल रही है। मेरे को ये पढ़ाना है इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इधर देखें, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा ना अभी, चलो इधर देखेंगे कि एग्रीकल्चर कैसा था उस टाइम पे हमारा। सबसे पहला लिखा है लो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, कि हमारे एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन थी वो कितनी थी? लो थी। लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। बेटा ध्यान से समझेंगे, इसका मतलब क्या है? दो टर्म है, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन का मतलब टोटल आउटपुट, प्रोडक्टिविटी का मतलब आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्रोडक्शन भी कम थी
और प्रोडक्टिविटी भी कम थी, ओवरऑल प्रोडक्शन भी कम हो रही थी और पर हेक्टेयर जितना लैंड था उसके हिसाब से प्रोडक्शन कम थी। और कह रहे हैं आगे इसमें ही सेकंड पॉइंट लिखा है, 2 पैराग्राफ में लिखा है, इसमें दूसरे में क्या लिखा है कि प्रोडक्टिविटी इतनी कम थी कि हम इंडियन एग्रीकल्चर को बहुत इजीली बैकवर्ड कह सकते थे। बहुत एरिया था हमारा एग्रीकल्चर कवर्ड बट स्टिल आउटपुट इज वेरी लो। तो इसीलिए हमने पहला फीचर अपने एग्रीकल्चर का क्या लिखा, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। एक बार रीड कर रहा हूं, सुनना। प्रोडक्शन मींस टोटल आउटपुट व्हाइल प्रोडक्टिविटी मींस आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, पहला पॉइंट। दूसरा क्या लिखते हैं, अंडर ब्रिटिश रेजाइम, यानी जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड वर एक्सट्रीमली लो। उस टाइम पे आउटपुट बहुत लो थी। इट वॉज सो लो दैट एग्रीकल्चर कैन बी इजीली कैरेक्टराइज एज बैकवर्ड। कह रहे वो इतनी लो थी कि हम उसको इजीली बैकवर्ड बोल सकते थे, डिस्पाइट ऑफ लार्ज एरिया अंडर कल्टीवेशन। कह रहे इतना एरिया होने के बाद भी प्रोडक्टिविटी इतनी लो थी कि हम उसको इजीली कैरेक्टराइज कर सकते थे एज बैकवर्ड। समझ आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखा है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। ध्यान से समझेंगे बेटा, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन था। अनसर्टेन मतलब कभी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती थी, कभी प्रोडक्टिविटी खराब या कम हो जाती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर पूरी तरह से रेनफॉल पे डिपेंडेंट था। हमारे यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छे से अवेलेबल नहीं थी। तो देखो क्या लिखते हैं, एग्रीकल्चर शोड अ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी बिकॉज इट वॉज मेनली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। क्योंकि वो मेनली किस पे डिपेंड करती थी? ऑन रेनफॉल। गुड रेनफॉल इंप्लाई गुड आउटपुट while poor rainfall implies poor output. Is it okay? Third point है dominance of subsistence farming. बेटा dominance का मतलब क्या है, कोई बताएगा? dominance नहीं, dominance का मतलब क्या है? यहां पे बेटा dominance का मतलब होता है जब एक पर्सन दूसरे के ऊपर अपना कंट्रोल लगाए, डोमिनेट करे। डोमिनेट करने का मतलब क्या है? सीनियर जूनियर को डोमिनेट करता है कि भाई मैं तेरा सीनियर हूं, मेरी बात माननी पड़ेगी। दैट इज द डोमिनेशन। अब वो कह रहे हैं डोमिनेंस ऑफ, मजबूरी थी क्या? सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सर्वाइवल। हमारे जो फार्मर्स थे वो फार्मिंग को सिर्फ इस नजरिए से देखते थे कि भाई इतना उगा लें कि हमारी फैमिली का सर्वाइवल हो जाए, खाने लायक मिल जाए, दैट्स इट। वो उससे पैसे कमाने का कभी जरिया मानते ही नहीं थे उस टाइम पे। देखो क्या लिखते हैं, फार्मिंग वाज टेकन एज अ मींस ऑफ सबसिस्टेंस मोस्टली। मोस्टली हम उसे क्या मानते थे? सोर्स ऑफ सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस फार्मिंग मींस अ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली। कह रहे सबसिस्टेंस का मतलब क्या है? फार्मिंग हम करेंगे अपनी फैमिली की बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। देयर वाज नो कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मिंग। कह रहे फार्मिंग का कोई कमर्शियल आउटलुक नहीं था। कमर्शियल आउटलुक मतलब पैसा कमाने का कोई आउटलुक नहीं सोचते थे वो। क्लियर? पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट, गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। जिन बच्चों ने पहले इनके टेस्ट दिए हैं उनको हेडिंग याद आनी शुरू हो जाती है। गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। बेटा ध्यान से समझेंगे, ओनर आप सब जानते हैं कौन होता है? मालिक। टिलर कौन होता है? टिलर मतलब जो खेती कर रहा है, बेसिकली जो दिहाड़ी पे मजदूरी कर रहा है। आप जानते हैं हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जमीन का या सॉइल का मालिक कोई और है और खेती करने वाला मजदूर कोई और है। कह रहे उनके बीच में गल्फ था। गल्फ मींस गैप। जो ओनर था वो क्या करता था? कह रहा है कि मैं तुम्हें अपनी जमीन दे रहा हूं, इस पे खेती करो। जितनी भी खेती होगी उसका मैक्सिमम पोर्शन कौन अपने पास रखता था? ओनर। टिलर को कितना देता था? सिर्फ उतना जितना सर्वाइवल के लिए जरूरी है। देखो क्या लिखते हैं, दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीकल्चर।
ये एग्रीकल्चर का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स था अंडर द ब्रिटिश राज। ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये मेन कैरेक्टर था कि ओनर और टिलर के बीच में बहुत गैप था। द ओनर कौन थे? जमींदार्स, who were interested in maximizing their rental income by taking maximum output from the tiller। कह रहे हैं ओनर कौन थे? जमींदार, जो इंटरेस्टेड किस में थे? अपनी रेंटल इनकम को मैक्सिमाइज करने में थ्रू टेकिंग मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द टिलर। टिलर से ज्यादा आउटपुट वो ले लेते थे। द टिलर्स वर लेफ्ट विद इनफ फॉर सब्सिस्टेंस ओनली। उनके पास कितना छोड़ते थे? जो सब्सिस्टेंस के लिए जरूरी है। द जमींदार्स वर क्रॉप शेयरर बट नॉट द कॉस्ट शेयरर। वो कह रहे हम क्रॉप तो ले लेंगे पर तुम्हारा जो खर्चा हुआ वो नहीं देंगे। क्यों? कि तुम हमारी जमीन नहीं यूज कर रहे हैं। समझ आ गई बात? दे आर द क्रॉप शेयरर बट नॉट द कॉस्ट शेयरर। कॉस्ट नहीं बांटेंगे, क्रॉप ले लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट एक और फीचर जो हमारा उस टाइम पे था, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड। वर्ड याद करें, इसका मतलब होता है स्कैटर्ड। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, यानी कि हमारे जो किसानों के पास जमीन थी वो एक तो छोटी थी, साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटेड थी। वन पीस इज हियर, अदर पीस इज देयर, मतलब बीच में गैप था। जो गैप की वजह से क्या प्रॉब्लम आती थी? मशीनें लगानी मुश्किल हो जाती थी, प्रोडक्टिविटी महंगी पड़ती थी क्योंकि 5 लेबर यहाँ लगेंगी तो 5 वहां भी लगेंगी। अगर एक जगह होती तो टोटल 10 न लगाता मैं, 7 से काम चल जाता। समझ रहे हो बात को? तो देखो क्या लिखा है, लैंड होल्डिंग अंडर ब्रिटिश राज not only small but also fragmented. Fragmented means one piece is here and another piece is there, hence the yielding capacity is very low। इसका मतलब जो प्रोडक्शन थी वो बहुत कम थी। नेक्स्ट, लैंड रेवेन्यू अंडर ब्रिटिश राज। ध्यान से समझेंगे, सेकेंड लास्ट पॉइंट है ये हमारा, लैंड रेवेन्यू अंडर ब्रिटिश राज। इन्होंने समझना ब्रिटिश राज के नीचे एक ट्रायंगल सिस्टम चलाया था, जिसको आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कई बार, जिसमें इन्होंने ट्रायंगल रिलेशनशिप किसके किसके बीच में बनाया था? देखो, गवर्नमेंट, लैंड ओनर और टिलर। देखो बेटा क्या गेम खेला इन्होंने, तभी इन्हें अंग्रेजों को समझदार कहा जाता है। इन्होंने, गवर्नमेंट तो इनकी थी क्योंकि रूल कर रहे थे, इन्होंने ओनर्स को कहा कि हम तुम्हें परमानेंट ओनर बना देंगे। मतलब मालिक को कह दिया तू परमानेंट मालिक, इसके बदले में तुम हमें क्या दोगे? लैंड रेवेन्यू देंगे, ठीक है? और तुम टिलर्स से जितना चाहो उतना एक्सट्रैक्ट कर लो, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन अल्टीमेटली किसका हो रहा है? टिलर्स का। तो ये इन्होंने ट्रायंगल सिस्टम शुरू किया था, इसको हम जमींदारी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने ओनर को जमींदार बना दिया और कह दिया जितना मर्जी चाहे उनसे रिकवर कर सकते हैं। देखो क्या लिखते हैं यहाँ पे, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ ट्रायंगल रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट, ओनर एंड टिलर ऑफ द सॉइल। It is also known as जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसको हम जमींदारी सिस्टम के नाम से जानते हैं। According to this, the zamindars were recognized as permanent owner of the soil। उन्हें permanent owner बनाया। Second point, the zamindars were to pay fixed sum to the government as land revenue। उन्हें गवर्नमेंट को एक फिक्स रेंट देना पड़ेगा। Third point लिखते हैं, the zamindars were free to extract as much as they can from the tiller of the soil। वो जितना चाहे उतना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? लास्ट पॉइंट, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन। बेटा कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अभी आपको बताया नहीं, जहां पे आपको पैसा कमाते हैं आप, कह रहे उन्होंने एग्रीकल्चर को क्या कर दिया? कमर्शियलाइज, यानी पैसा कमाने का जरिया बना दिया। लेकिन कैसे? फोर्सफुली। हमारे फार्मर क्या कर रहे थे? कह रहे वो फार्मिंग करते थे अपनी सब्सिस्टेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, कि भाई खाना हमें मिल जाए। इन्होंने इसको कमर्शियलाइज कराया। क्यों?
सिर्फ अपने फायदे के लिए। एग्जाम्पल दिया इन्होंने, क्या उगाना शुरू करवाया? इंडिगो। अब इससे क्या होता है, इंडिगो को ले लेंगे, थोड़े बहुत पैसे दे देंगे, इंडिगो चला जाएगा बाहर, वहां से आउटपुट बन के आएगा। अब हमारे फार्मर्स के लिए तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है फार्मर्स के पास, जो पैसा आया वो खाने पे खर्च करना पड़ेगा। तो इससे इन्होंने कमर्शियलाइज तो कराया पर सिर्फ अपने फायदे के लिए। देखो क्या लिखते हैं, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मींस शिफ्टिंग फ्रॉम कन्वेंशनल सबसिस्टेंस क्रॉप टू कमर्शियल क्रॉप। कह रहे सबसिस्टेंस क्रॉप से आप कमर्शियल क्रॉप की तरफ मूव करें। सबसिस्टेंस कौन सी होती है? जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जैसे कि वीट, पल्सेस, इनको छोड़ के कमर्शियल फार्मिंग शुरू करवाई। फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो इंस्टेड ऑफ व्हीट राइस। व्हीट राइस को छोड़ के क्या उगाओ? इंडिगो, बिकॉज इंडिगो वाज रिक्वायर्ड बाय ब्रिटिशर्स फॉर ब्लीचिंग एंड डाइंग इन ब्रिटेन। समझ आ गई बात? तो ये हमारा पहला टॉपिक इस चैप्टर का खत्म होता है। एक बार इसकी हेडिंग्स को हम याद करते हैं। शॉर्ट फॉर्म आई डोंट थिंक सो रिक्वायर्ड है, बहुत इजी है। आपको याद करना है कि हमारा एग्रीकल्चर कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। टॉपिक में ही लिखा है, पहला लो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, गल्फ बिटवीन टिलर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, लैंड रिवेन्यू, इसको जमींदारी सिस्टम बोलते हैं, और लास्ट फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो आज इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।